तो देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर ग्लैंड फॉर्म बाय द एपिथेलियम ऑफ द स्टमक। तो हम लोग ने गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में आज एक्चुअली स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने स्टमक का इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह देखे थे और वो किस प्रकार से बना हुआ था। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। टुडेस टॉपिक हम लोग क्या रहेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर ग्लैंड formed by the epithelium of the stomach. Gastric gland contain three major types of cells. Number one, chief cells और peptic cells और zymogen cells. हमने बताए थे कि चीफ सेल जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो ट्यूबुलर ग्लैंड है इस प्रकार का, और इसी में सेक्रीशंस, ये सभी सेल्स इसमें सेक्रीशन रिलीज करेंगे और यहां से रिलीज हो जाएगा। जो हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री का नाम होता है बताया गया था, सिरोसा होता है, सिरोसा के बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना, फिर सब मुकोसा और फिर मुकोसा है, ठीक है। तो उस मुकोसा के जो इपिथेलियम है उसी इपिथेलियम के इन्वेजिनेशन से ही गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। इसमें सबसे पहला सेल्स देख रहे हैं चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स और जाइमोजेन सेल। जाइमोजेनिक सेल्स वैसे सेल को कहते हैं जो इनएक्टिव एंजाइम को रिलीज करे। जाइमोजेनिक सेल वैसे सेल को कहते हैं जो इनएक्टिव एंजाइम क्या करे, प्रोड्यूस करे। दे आर यूजुअली बेजल इन लोकेशन। ये कहां रहेगा, तो बेजल यानी कि नीचे की ओर, बेजल इन लोकेशन। The chief cells produce small amounts of gastric amylase. Chief cells क्या प्रोड्यूस करता है, small amounts of gastric amylase, gastric lipase and release to pro-enzymes like pepsinogen and prorenin. Gastric amylase action is inhibited by highly acid condition. Gastric amylase condition जो है वो inhibited होता है by highly acid condition. Gastric lipase contributes little to digestion of unemulsified fat. अनइमल्सिफाइड फैट मतलब कहने का मतलब क्या करें कि निश्चित तौर पे जो इमल्सिफिकेशन करने के लिए हम लोग जानते हैं, इमल्सिफिकेशन करने के लिए क्या होता है कि बाइल सॉल्ट का होना जरूरी है। और बाइल सॉल्ट कहाँ से आ रहा है, लीवर से। लीवर से कहाँ पर खुलेगा, तो डिओडिनम में। इसका मतलब निश्चित तौर पे इमल्सिफिकेशन करने के लिए जो बाइल सॉल्ट चाहिए वो लीवर में आएगा। कहाँ से आएगा, लीवर से होते हुए डिओडिनम में आएगा। तो स्टमक में अगर फैट है तो उसका डाइजेशन अगर करना होगा तो निश्चित तौर पे हम लोगों को अनइमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर जो फैट का डाइजेशन होगा अनइमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन होगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, यानी लिटिल फैट का डाइजेशन होगा एकदम। पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन आर एक्टिवेटेड बाय द हेल्प ऑफ एचसीएल। एचसीएल जो होता है उसी के कारण क्या होता है, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन एक्टिवेटेड होता है। प्रोरेनिन इज सेक्रेटेड इन यंग मेमल्स, प्रोरेनिन इज नॉट सेक्रेटेड इन एडल्ट मेमल्स। प्रोरेनिन कभी भी सेक्रेट नहीं होगा एडल्ट मेमल्स में, है ना। जब भी सेक्रेट होगा तो किसमें, इन्फेंट्स में सेक्रेटेड होगा। और ये प्रोरेनिन क्या करेगा, तो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। मिल्क प्रोटीन होता क्या है भाई, तो केसीन, CASEIN, केसीन इज द मिल्क प्रोटीन, ठीक है। हम तुरंत स्टार्ट कर देते हैं जानबूझकर, है ना, किसी तरह का कोई चीज नहीं बोलते हैं बीच में, क्योंकि टाइम आपका इन्वेस्ट नहीं करूं मैं, ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा चीज मैं बता दूं। तो चीफ सेल और पेप्टिक सेल और जाइमोजेनिक सेल, जाइमोजेनिक सेल्स वैसे सेल को कहते हैं जो इनएक्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करें, ठीक है। दे आर यूजुअली बेजल इन लोकेशन, बेजल में होगा, है ना। इससे प्रो एंजाइम्स रिलीज होंगे। इनएक्टिव एंजाइम्स आर कॉल्ड प्रो एंजाइम्स। जैसे दो तरह का प्रो एंजाइम्स होगा, प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन एचसीएल के प्रेजेंस में एक्टिव एंजाइम बदल जाएगा। और दो एक्टिव एंजाइम रिलीज होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज। गैस्ट्रिक एमाइलेज जो होता है एसिड कंडीशन यहाँ पर इतना ज्यादा होता है, 1.8 pH होता है, जिसके कारण ये गैस्ट्रिक एमाइलेज वर्क नहीं कर पाता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो मिल्क फैट को डाइजेशन करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट को डाइजेशन करता है। वो कैसा फैट होगा, अनइमल्सिफाइड फैट होगा। क्यों अनइमल्सिफाइड फैट होगा भाई, क्योंकि हम जानते हैं इमल्सिफिकेशन करने के लिए बाइल सॉल्ट का होना जरूरी है। तो बाइल सॉल्ट कहाँ से आएगा, तो वो लीवर में बन रहा है, बाइल में होगा। वो लीवर से कहाँ पे आ जाएगा, तो डिओडिनम में आ जाएगा। किसके थ्रू, तो हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट के थ्रू। तो वहां डिओडिनम में एक्चुअली बाइल आएगा। तो यहां स्टमक में तो बाइल आ नहीं रहा है, क्योंकि स्टमक कहां है, डिओडिनम से ऊपर है। तो निश्चित तौर पे यहां पर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं होगा, अनइमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन होगा। अब आ जाते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स। ऑक्जेंटिल सेल्स आर लार्ज इन साइज एंड मोस्टली प्रेजेंट इन द साइड वॉल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ऑक्जेंटिक सेल्स कहां, कैसा साइज का है, तो लार्ज साइज का है, एंड मोस्टली प्रेजेंट इन द साइड वॉल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। साइड वॉल्स यानी यहां पे इस दोनों साइड। दे आर कॉल्ड ऑक्जेंटिक सेल बिकॉज दे स्टेन इयोसिन।
ईओसिन रेड कलर का होता है, स्टेन होता है जिसमें हम रंगते हैं इसको, ठीक है। दे आर कॉल्ड पैराइटल सेल्स, इसे पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। क्यों पूछ देगा, ऑक्जेंटिक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टेन होता है इसमें, ईओसिन में। और पैराइटल सेल क्यों कहते हैं भाई? तो पैराइटल सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अगेंस्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन है। आप जानते हैं कि कोई भी एपिथेलियम जो होता है, ये एपिथेलियम है, तो इसके नीचे क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। इसके नीचे क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। तो अगेंस्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं। दे रिलीज एचसीएल एंड कास्टल्स गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर। दे रिलीज एचसीएल, यानी एचसीएल ये रिलीज करेगा। क्या क्या रिलीज कर रहा है ऑक्जेंटिक सेल पूछ देगा। तो ये रिलीज कर रहा है एचसीएल को और कास्टल्स गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर। एचसीएल का क्या काम है और कास्टल्स गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम है? एचसीएल जो करता है, पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव बना देता है। यही पेप्सिन क्या करेगा? तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है ना। पेप्सिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोरेनिन, प्रोरेनिन आल्सो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। लेकिन कैसा प्रोटीन? ओनली मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा प्रोरेनिन। लेकिन प्रोरेनिन इनएक्टिव है। ये एचसीएल के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पूछ देगा एचसीएल में भी किसके कारण, ये एक बार पूछा हुआ था क्वेश्चन, एचसीएल में भी किसके कारण पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि एचसीएल कन्वर्ट हो जाएगा, एचसीएल कन्वर्ट हो जाएगा H प्लस और प्लस Cl माइनस। तो इस दोनों में किसके कारण? तो H प्लस के कारण, क्योंकि एसिडिटी H प्लस दे रहा है, Cl माइनस एसिडिटी नहीं दे रहा। तो ड्यू टू H प्लस HCl में भी किसके कारण? तो H प्लस के कारण पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव है वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जा रहा है पेप्सिन में। प्रोरेनिन जो इनएक्टिव है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? रेनिन में। और तीसरा रोल जो है इसका HCl का, इट डिस्ट्रॉयज ऑल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। फूड में जितने भी तरह का बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। और क्या काम है? सॉफ्ट कर रहा है फूड को थोड़ा, है ना। पीएच बढ़ा दे रहा है, 1.8 पीएच हो जा रहा है स्टमक में। किसके कारण भाई? तो इसी एचसीएल के कारण हो रहा है, ठीक है। तो इसे आप समझे, इसे अब रब कर देते हैं हम, आप लिख लीजिए पहले। हाँ, तो देखिए फंक्शन ऑफ एचसीएल हम लोग देखे थे कि एचसीएल क्या करता है? पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है। और ये क्या करता है कि बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देता है। HCl स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, द मीडियम इज हाईली एसिडिक। इसके कारण हाईली एसिडिक मीडियम हो जाता है, 1.8 pH हो जाता है। इट डिजॉल्व्स द हार्ड पोर्शन ऑफ द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट। डिजॉल्व द हार्ड पोर्शन ऑफ द फूड, फूड का अगर हार्ड पोर्शन है तो HCl के कारण क्या हो जा रहा है? डिजॉल्व हो जाएगा और सॉफ्ट बना दे रहा है फूड को, ठीक है। कहाँ पे? तो स्टमक में। म्यूकस सेल और गॉबलेट सेल, अब आप बात समझिएगा कि म्यूकस सेल क्या करता है कि आप जान रहे हैं कि पूरे स्टमक के वाल से, ऑक्जेंटिक सेल से HCl निकल रहा है। तो ये HCl क्या करेगा? इस वाल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस वाल को जो डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इसी कारण से इसके वाल से, पूरे वाल से म्यूकस रिलीज होते रहता है, जिसके कारण म्यूकस का एक फिल्म बन जाता है पूरे लेयर पे। तो जब म्यूकस का फिल्म बन जाएगा तो वाल क्या हो जाता है? प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो जितना भी यहाँ से प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स निकलता है वो इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है। कभी भी एक्टिव फॉर्म में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं निकलेगा। नहीं तो एक्टिव फॉर्म में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम निकलेगा तो इसके वाल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा बॉडी प्रोटीन से ही बना हुआ है। तो इसीलिए जब भी निकलता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, और अदर एंजाइम जो भी होता है वो एक्टिव फॉर्म में निकलता है, ठीक है। चाहे लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम हो, चाहे डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हो, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हो, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म में निकलते हैं, लेकिन प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में कभी नहीं निकलता है। तो म्यूकस सेल और गॉबलेट सेल भी कहते हैं। म्यूकस सेल का स्पेलिंग जो होता है COUS होगा, यानी O इसमें होगा, और इससे जो सेक्रीशन होगा उसमें O नहीं होगा, उसमें क्या होगा? स्पेलिंग ये होगा, ठीक है। सेक्रीशन को करें MUCUS, और जो सेल है जिसके थ्रू म्यूकस निकल रहा है उसको कहेंगे MUCOUS, ठीक है। म्यूकस सेल और गॉबलेट सेल इज अ सिंगल सेल, सेल है तो यानी यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का ग्लैंड है। ये पूछ देगा वन सेल का ग्लैंड कौन सा है? तो म्यूकस सेल, गॉबलेट सेल, ठीक है। तो म्यूकस सेल प्रेजेंट थ्रू आउट द एपिथेलियम एंड सेक्रेट म्यूकस। ये क्या करेगा? हेल्प तो प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द HCl। द सेक्रेशन ऑफ दीज सेल्स फॉर्म गैस्ट्रिक जूस विद pH 1.8, ठीक है।
ये सब के कारण क्या हो रहा है भाई, ये अलग लाइन है, इसके इसके रिगार्डिंग नहीं, यहाँ से अलग लाइन है। द सेक्रीशन ऑफ दिस सेल्स मतलब जो ऊपर का 3 सेल लिखाया गया है ना, पैराइटल सेल, चीफ सेल्स और म्यूकस सेल्स। द सेक्रीशन ऑफ दिस सेल्स फॉर्म गैस्ट्रिक जूस, क्या बनाएगा भाई, तो गैस्ट्रिक जूस बनाएगा। गैस्ट्रिक जूस में क्या रहेगा, तो म्यूकस रहेगा, और क्या रहेगा, एचसीएल रहेगा, पेप्सिनोजेन रहेगा, प्रोरेनिन रहेगा, गैस्ट्रिक एमाइलेज रहेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज रहेगा, ये सब रहेगा। इसका पीएच कितना हो जाएगा, 1.8। क्यों भाई, क्योंकि एचसीएल इसमें सेक्रीशन हो रहा है। कितना पर डे सेक्रीशन होगा गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस का सेक्रीशन 2 to 3 लीटर पर डे होगा, ठीक, यानी तो 2000 to 3000 ml पर डे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होंगे। द एपिथेलियम ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आल्सो हैज फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी एपिथेलियम ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 2 तरह का और सेल होता है, 3 तरह के सेल के अलावा 2 तरह का सेल और होता है। कौन कौन सा सेल होता है भाई, तो एक जो सेल होता है इंडोक्राइन सेल कहते हैं, और दूसरा सेल कहते हैं स्टेम सेल। इंडोक्राइन सेल्स यूजुअली प्रेजेंट इन द बेजल पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, बेजल पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ही रहेगा, यहां पे ही रहेगा भाई, बेजल पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहां पे रहेगा। क्या, तो इंडोक्राइन सेल्स, चीफ सेल्स भी यहीं पे था, है ना, पेप्टिक पैराइटल सेल कहां था, यहां पे था। दीज सेल्स आर यूजुअली आर्गेंटाफिन सेल्स एंड गैस्ट्रिन सेल्स, यानी इंडोक्राइन सेल्स में भी 2 डिफरेंट तरह का सेल होगा, एक आर्गेंटाफिन सेल कहेंगे और एक गैस्ट्रिन सेल कहेंगे। आर्गेंटाफिन सेल रिलीजेज सोमेटोस्टेटिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, ये 3 हार्मोन को रिलीज करता है, कौन, आर्गेंटाफिन सेल्स। तो सोमेटोस्टेटिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन हम तीनों को ए बी सी ले लिए, ठीक है, 1 नंबर आर्गेंटाफिन सेल से। तो सोमेटोस्टेटिन क्या है, तो सोमेटोस्टेटिन सप्रेस द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सोमेटोस्टेटिन सप्रेस द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकलने वाले हार्मोन्स को क्या करेगा, ये सप्रेस करेगा, कौन, तो सोमेटोस्टेटिन। जितने भी हार्मोन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकल रहे हैं वो सभी हार्मोन को निकलने नहीं देगा ये सोमेटोस्टेटिन। सीरोटोनिन क्या करता है, तो सीरोटोनिन का पूछ देता है, इसका प्रीकर्सर कौन है, यानी पहले वाला कौन है जिससे ये सीरोटोनिन बना है, तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन इज द प्रीकर्सर ऑफ द सीरोटोनिन। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन को हम लोग शॉर्ट टर्म में 5-HT भी कहते हैं, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन इज द प्रीकर्सर ऑफ द सीरोटोनिन एंड इट इज द वेसोकंस्ट्रिक्टर। वेसोकंस्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा। क्यों कंस्ट्रिक्ट करा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ेगा वहां पे, है ना, फ्लो ऑफ ब्लड को क्या कर रहा है, इंक्रीज करा रहा है ये। हिस्टामिन इज द वेसोडाइलेटर, यानी एक कंस्ट्रिक्टर है तो एक इसका अपोजिट भी है, डायलेटर भी है, वहां पर हार्मोन्स निकल रहा है, ब्लड वेसल्स को डायलेट भी कराना है, कंस्ट्रिक्ट भी कराना है, डायलेट भी कराना है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कराने का काम करा रहा है सीरोटोनिन, ब्लड वेसल को डायलेट कराने का काम करा रहा है हिस्टामिन। अब आ जाते हैं हम लोग गैस्ट्रिन सेल्स। गैस्ट्रिन सेल्स कहां से निकल रहा है भाई, तो देख पा रहे हैं इंडोक्राइन सेल्स है 2 तरह का, आर्गेंटाफिन सेल्स एंड गैस्ट्रिन सेल्स। आर्गेंटाफिन सेल से 3 हार्मोन निकला, सोमेटोस्टेटिन, सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन। सोमेटोस्टेटिन क्या किया, सप्रेस ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सीरोटोनिन वेसोकंस्ट्रिक्टर, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन इज द प्रीकर्सर। हिस्टामिन डायलेट्स द ब्लड वेसल्स एंड गैस्ट्रिन सेल्स इट रिलीजेस गैस्ट्रिन हार्मोन। ये क्या निकालेगा भाई, तो गैस्ट्रिन हार्मोन निकालेगा, कहां से, स्टमक से। क्या करेगा ये, निश्चित तौर पे गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और क्या क्या होगा उसको स्टिमुलेट होने से, गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। ये गैस्ट्रिक जूस का क्या यूज होगा भाई, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स है, कुछ इनएक्टिव फॉर्म में, कुछ एक्टिव फॉर्म में। वो क्या करेगा, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, यानी स्टमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होगा, है ना, क्योंकि जो गैस्ट्रिक एमाइलेज निकल रहा है वो तो इनएक्टिवेट हो जाएगा, और गैस्ट्रिक लाइपेज जो निकल रहा है वो भी अनइमल्सिफाइड फैट का, यानी लिटिल फैट का डाइजेशन करेगा यहाँ पर, पूरा नहीं। तो ये चीज है, चलिए लिख लीजिए पहले आप। हाँ, तो हम लोगों ने देखे थे 2 एक्स्ट्रा सेल भी पाया जाता है 3 सेल के अलावा, जिसमें कि इंडोक्राइन सेल का रहते हैं और एक स्टेम सेल का रहते हैं। तो स्टेम सेल आर अनडिफरेंशिएटेड सेल that are also present in the epithelium of the gastric glands। तो जैसे कि क्या होता है, अगर बाय द वे स्टमक कहीं से, अगर यहाँ पे स्टमक में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, है ना, बैक्टीरियल जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर अल्सर होने का चांसेस है।
तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा कब? अगर म्यूकस वहां से रिलीज नहीं हो रहा है। म्यूकस अगर अच्छे ढंग से रिलीज नहीं होगा तो फूड वहां पर एडहेयर कर जाएगा, चिपक जाएगा, और जब फूड चिपक जाएगा स्टमक के साथ तो वहां बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर देगा, और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो निश्चित तौर पे वहां अल्सर होने का चांसेस है। तो ये किस बैक्टीरिया का कारण होता है पूछ देता है, तो हेलिकोबैक्टर के कारण। हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया कॉजेज द अल्सर। अब ये अल्सर जो हो गया तो यहाँ पर डैमेज कर जाएगा, तो वो फिर से रीजनरेट होना चाहिए। तो रीजनरेशन होने के लिए ही स्टेम सेल्स भी पाया जाता है। आप देखे होंगे कि अगर कहीं पे भी घाव हो जाता है तो वहां पर भी स्टेम सेल पाया जाता है। तो घाव हो जाता है तो फिर से फिल हो जाता है, तो निश्चित तौर पे वहां स्टेम सेल कैसा सेल है भाई? तो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, यानी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है ना, अनडिफरेंशिएटेड सेल है, और प्लूरीपोटेंट है, नॉट टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट वैसे स्टेम सेल को कहते हैं जो पूरा ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर दे, जैसे जायगोट। जायगोट इज द टोटीपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट वैसे सेल को कहते हैं जो एक डिफाइंड, एक एग्जैक्ट रीजन को बनाए, जैसे स्टमक में है तो वो स्टमक को सिर्फ बनाएगा, अगर हैंड में स्टेम सेल है तो हैंड को बनाएगा, पैर फुट में है तो फुट को बनाएगा, वो चीजें हैं। तो स्टेम cells are undifferentiated cells that are also present in the epithelium of the gastric glands. They multiply and replace other cells. ये multiply करेगा और replace कर देगा other cells को. They increase in number when the gastric epithelium is damaged and play an important role in healing. Composition of gastric juice, यानी gastric juice में क्या रहेगा? तो वाटर जो रहेगा 99.5% रहेगा, यानी सबसे ज्यादा 99.5% वाटर ही रहेगा। 0.5% में HCl है और म्यूकस वगैरह है, ठीक है। तो HCl के कारण ही ये 3 नंबर नहीं दे करके यहां पे हम 3 नंबर देना चाहेंगे, 2 नंबर 3 नंबर। ये HCl कितना रहेगा? 0.2 to 0.3%। इसके कारण pH कितना हो जाएगा? 1.8। और क्या रहेगा? म्यूकस रहेगा, पेप्सिनोजेन रहेगा, प्रोरेनिन रहेगा, गैस्ट्रिक एमाइलेज रहेगा एंड गैस्ट्रिक लाइपेज रहेगा। कुछ और स्ट्रक्चर में छूट गया था, उस चीज को मैंने लिखा हूं। स्टमक इज कवर्ड बाय लेयर ऑफ पेरिटोनियम। स्टमक जो रहता है, जैसे मान लिया जाए ये स्टमक है, इस स्टमक को हमने क्या कर दिए, ये पेरिटोनियम है, इससे क्या कर दिए भाई? कवर कर दिए ये। तो स्टमक क्या रहता है? लेयर ऑफ पेरिटोनियम के द्वारा कवर रहता है। जो भी चीज पेरिटोनियम से कवर्ड हो तो उसे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से कवर्ड करें, और जो कवर नहीं हो उसको कहेंगे रेट्रोपेरिटोनियल, यानी जो पेरिटोनियम से कवर नहीं हो। जैसे क्या होता है, कुछ पार्ट हम लोगों में रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है जो पेरिटोनियम के द्वारा कवर्ड नहीं है, ठीक है। जैसे क्या हो गया भाई? जैसे किडनी, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर पाए जाने वाला ग्लैंड, डियोडिनम, है ना, ये सब क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन आर दोज ऑर्गन विच इज नॉट प्रोटेक्टेड या कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ पेरिटोनियम आर कॉल्ड, यहां करें स्टमक इज कवर्ड बाय लेयर ऑफ पेरिटोनियम, स्टमक कवर है पेरिटोनियम के द्वारा। उस पेरिटोनियम में फैट टिश्यू का भी डिपोजिशन होता है, लिम्फ टिश्यू का भी डिपोजिशन हो जाता है, और ऐसे पेरिटोनियम को कहते हैं जिसमें फैट का डिपोजिशन हो जाए, लिम्फ का डिपोजिशन हो जाए, उसे कहते हैं ओमेंटम। अब आ जाइए क्या होता है स्टमक में, ये कहलाता है लेजर कर्वेचर और ये कहलाता है ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर और ये कहलाता है लेजर कर्वेचर। समझ रहे बात को? तो ग्रेटर कर्वेचर अटैच विद द मोर डिपोजिशन ऑफ फैट एंड लिम्फ टिश्यू, यानी ग्रेटर कर्वेचर जो है ये क्या रहता है? मोर डिपोजिशन होता है फैट एंड लिम्फ टिश्यू के। लेफ्ट कर्व्ड सरफेस ऑफ स्टमक इज कॉल्ड, लेफ्ट कर्व्ड सरफेस ऑफ स्टमक इज कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर, यानी लेफ्ट पोर्शन है ये ग्रेटर कर्वेचर, एंड राइट कर्व्ड सरफेस ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड लेजर कर्वेचर। अटैच विथ लेजर कर्वेचर में क्या होगा? लेस फैट होगा, लेस लिम्फ टिश्यूज होगा, और ग्रेटर कर्वेचर में मोर फैट एंड मोर लिम्फाइडल टिश्यूज होंगे। अब ग्रेटर कर्वेचर का जो पार्ट है आप जान रहे हैं, ये डियोडिनम है, डियोडिनम जेजुनम में खुलेगा, जेजुनम इलियम में खुलेगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? सिक्कम, कोलोन, रेक्टम, ये सब पाया जाएगा। ये सभी भी ये कवर है पेरिटोनियम के द्वारा। स्टमक क्या होता है? कवर्ड होता है पेरिटोनियम के द्वारा, और ये भी कवर्ड होता है पेरिटोनियम के द्वारा, ये पूरा ऑर्गन।
यानी कि अगर बाय द वे हमको इंटेस्टाइन को देखना होगा तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि स्किन को हटाना पड़ेगा, फिर फैट को हटाना पड़ेगा, है ना। फिर आपको तुरंत नहीं दिख जाएगा इंटेस्टाइन, फिर एक पतला जैसा एक कवर रहेगा, यानी कि एक स्लेट जैसे मान लीजिए ये है, इसके ऊपर एक समझिए कि इस प्रकार का कवर रहेगा, इस कवर को हटाना पड़ेगा, इसी को कहें पेरिटोनियम। यही ग्रेटर पेरिटोनियम के पास है, ग्रेटर रीजन के पास है, ओमेंटम कहला रहा है। इसको हटाएंगे तब जाकर के आपको दिखेगा पूरा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां पर क्या है, ज्यादा पार्ट है, ग्रेटर पार्ट है। ये ग्रेटर कर्वेचर में पाया जाने वाला ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम, ये पूरे इसको भी कवर कर रहा है और इस पूरे इंटेस्टाइन को भी कवर कर रहा है पेरिटोनियम के द्वारा। ठीक है, ये चीजें। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, पहले लिखिए। हाँ, तो हम लोगों ने स्टमक को पूरी तरीका से खत्म कर दिया है। अब आप लोग देखिएगा, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ना। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। और कल से हम लोग 10th क्लास का कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि भाई 10th का टर्म 2 का पहले बना दीजिए सर, उसका बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। तो पहले बच्चों के कहने के अनुसार हम 10th का टर्म 2 का पहले सिलेबस को कवर करते हैं, और फिर हम लोग जो नीट लेवल का है उसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।